इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ई, के एंड जी, है ना। इसके अलावा एक और कम इलास्टिक कांस्टेंट में एक और जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को काउंट करने में काम आता है, वो है पॉइसन रेशो, है ना। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है हम उसको डिराइव करेंगे। पहले हम यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में डिराइव करेंगे रिलेशनशिप को, बाद में यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये चारों आपस में रिलेटेड हैं। ये टॉपिक, ये जो फॉर्मूलेज हैं न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम होते हैं। गेट एज वेल एज आरटीयू का जो एग्जाम होता है, अपने यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, उन दोनों में ही ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ई, ये जो है आसान है। के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? तीनों डायरेक्शन जो स्ट्रेस है जिसे हम सिमिलर मान रहे हैं, है ना। जो डेरिवेशन में हमने कहा था कि सिग्मा एक्स सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हम निकाल चुके हैं, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। सपोज अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लाइक एंड इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो मैंने पहले कहा कि इक्वल स्ट्रेसेस इन ऑल द डायरेक्शन अलोंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ दिस डायरेक्ट स्ट्रेस to volumetric strain is found to be constant for a given material, and this ratio is called bulk modulus and denoted by K। ठीक है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल दिया जाता है, जनरली इसको K लिया जाता है। बहुत सिंपल है रिलेशनशिप निकालना। K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, जो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेसेस इन ऑल द थ्री डायरेक्शन होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने जस्ट पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, ये वैल्यू मैंने रख दी, डन, खत्म हो गई बात, है ना। सॉल्व किया तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप आ गई। पॉइसन रेशियो भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। के, ई एंड वी के बीच की ये रिलेशनशिप आ गई, ई अपॉन 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। सेकेंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड ई। ये थोड़ी सी बड़ी रिलेशनशिप है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बार ऑफ लेंथ एल, जो कि डेल्टा एल जिसमें एक्सटेंशन हुआ जब हमने एफ फोर्स लगाया, पहले हम इसको देख लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है। जो इसका नॉर्मल फार्मूला है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जैसे ही आ गया तो ये भी एक मटेरियल के लिए फिर कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना। एक स्ट्रेस पे एक मटेरियल में ये सिमिलर रहेगा। अब देखें, अगर एफ फोर्स लगाया गया एक बार में तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर जनरेट हुआ, स्ट्रेस कितना जनरेट होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया ऑफ दैट बार, स्ट्रेन बाय डेफिनेशन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, एक्सटेंशन कितना होगा? डेल्टा एल होता है एक्सटेंशन, स्ट्रेन इनटू लेंथ। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन है इसकी प्रोसेस को देखें। बार में फोर्स लगाना अभी जस्ट शुरू नहीं किया तो इसका एक्सटेंशन 0 था, है ना। जब एक्सटेंशन 0 है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 था। जब बार का एक्सटेंशन 0 है उस टाइम में कोई रेजिस्ट नहीं कर रही है, वो जहाँ से वो गड़ी हुई है दीवार में वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रिएक्शन फोर्स 0 है ना। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई तब रेजिस्टेंस इक्वल टू अप्लाइड लोड हो गया। तो नेट एवरेज रेजिस्टेंस कितना हुआ? एवरेज रेजिस्टेंस हुआ 1/2 आर। इन दोनों का एवरेज ले लिया, 0 प्लस आर अपॉन 2 1/2 आर। ठीक है, अप्लाइड लोड को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे गलती से पी टाइप कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। अब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी वर्क डन होती है, वो क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल डेफिनेशन है वर्क डन की। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो गई, या स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन कितना हो गया? 1/2 एफ, जो कि एवरेज फोर्स आया था हमारा, 1/2 आर ले लें, 1/2 अप्लाइड फोर्स ले लें, है ना। मैक्सिमम पे आर इज इक्वल टू एफ होता है,
इंटू डेल्टा एल। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो गई, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ले लिया, 1/2 एफ डेल्टा एल। वॉल्यूम कितना हो गया, एक बार का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्व का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू उसको लेंथ से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब इस फॉर्मूले में एफ अपॉन ए जो होता है वो होता है स्ट्रेन, और डेल्टा एल अपॉन एल होता है वो होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अब इससे जस्ट आगे चलते हैं। तो लेट अस अज्यूम अ ब्लॉक एबीसीडी ऑफ साइड एल, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो यूनिट ली, इसकी ये जो थिकनेस है वो हमने यूनिट ली। क्यों ली, आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी हो, सिर्फ इसके लिए। अब इस बॉक्स को हमने शेयर स्ट्रेस लगाया, ऊपर पी फोर्स लगाया जिसके कारण शेयर स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन में लेंगे। शेयर स्ट्रेस क्या होगा, पी अपॉन एरिया ऑफ दिस साइड, ठीक है, डन। हम सिंपल प्लेन स्ट्रेस ही लेंगे कैलकुलेशन के लिए। अब बॉक्स क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हम जानते हैं, पहले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस सारे फेसेस पे लगेंगे। इस ज्योमेट्री को हम समझ लें एक बार को। इसका डायगोनल AC है। जब ये बॉक्स डिस्टॉर्ट हो गया तो वो जो C पॉइंट है C' पे चला गया, तो बाद में डायगोनल कितना हो गया, AC C', मतलब यहाँ पे टेंसाइल एक्सटेंशन हुआ है इस डायगोनल का। इसी तरह से BD जो है वो BD' होगा, ये डायगोनल कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें कुछ एक और चीज़ देख लें, है ना, पहले इस ज्योमेट्री को समझना ज़रूरी है। AC है, इसका प्रोजेक्शन लिया CC' पे, C पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया CC' पे, है ना। तो इलांगेशन कितना हुआ, C' इंटू C', ये इस डायगोनल का एलोंगेशन है। इसी तरह से रिडक्शन इन लेंथ इस डायगोनल को ना बनाया गया है ना बताया गया है। सिमिलरली करके इसका तो एक्सटेंशन होगा इस डायगोनल का, और इस डायगोनल का रिडक्शन हो जाएगा, इतना ही, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई आया। इस डायग्राम में दोबारा आएंगे जब अपने डायरेक्शन में आएगा ये पॉइंट। अब शियर स्ट्रेन कितना होता है, शियर स्ट्रेन E, इसका सबस्क्रिप्ट S यूज किया है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल अपॉन एल। ये टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, है ना। डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो tan फाई होगा, देख लेते हैं अपन इस डायग्राम में, है ना। ये फाई कितना होगा, ये है डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी पहले हम कवर कर चुके हैं, tan फाई होता है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan फाई इजिकल टू फाई होता है ना। तो शियर स्ट्रेन कितना होगा, tan फाई इजिकल टू फाई, खत्म बात। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है, चारों तरफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेसेस लगेंगे टू बैलेंस ईच अदर। ये भी हमारा पुराना टॉपिक है ना। वो कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे यूज़ किया, इसको एक्सप्लेन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, पुराने लेक्चर आप देख सकते हैं। चेंज इन लेंथ कितना होता है, PL अपॉन A। यहाँ पर एक फ़र्क आ गया, पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते थे, वो कब लेते थे, जब सिर्फ टेंसाइल फोर्स लगाते थे। अब तो टेंसाइल लगा ही नहीं रहे, अब तो शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो कि एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ऐसी कैसी E की जगह पे हमने G की वैल्यू रखी, है ना। यहाँ पर P अपॉन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर वाले सरफेस का, इस टाइम पे P अपॉन A जो है वो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ टॉ इंटू L अपॉन G हो गई, है ना। जो फोर्स है फेस CD पे, ये CD फेस पे फोर्स कितना होगा, ये पूरा फोर्स कितना होगा, है ना। ये फोर्स होगा P शियर स्ट्रेस इंटू CD इंटू 1, क्योंकि इसकी थिकनेस है 1, इसकी थिकनेस 1 है ना। तो ये CD इंटू 1, ठीक है, इंटू शियर स्ट्रेस इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे, बस हमने निकाल के रख लिया। अब इस फोर्स पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला, है ना। पूरे फेस का निकाल रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूँ। पर यूनिट वॉल्यूम अपन L स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1/2 P इंटू L, ठीक है ना। ये पूरा हो गया। वॉल्यूम L स्क्वायर इंटू 1 है, क्योंकि एक भुजा की डायमेंशन 1 है। इस पूरे को L स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल गई, खत्म किस्सा। अब आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं।
अब हम कंसीडर करें दोनों डायगोनल ए सी और बी डी। बी डी के ना डायग्राम बनाया ना यहाँ पे मिलेगा ना बुक में मिलेगा। जिस तरह से ए सी का काम होगा उसी तरह से बी डी का काम होगा, है ना। ए सी एलोंगेट होगा और बी डी उसी प्रपोर्शन में शॉर्टन होगा। तो ए सी को हम देखें, ए सी जैसा डायग्राम में था, चेंज इन लेंथ कितनी होगी, ए सी डैश माइनस ए सी। फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं, ए सी डैश माइनस ए सी, ये जो है इतना है उसका चेंज इन लेंथ होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ थी ए सी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ जो डेरिवेशन हमने पहले किया था, ये वाली सी बी ओरिजिनल लेंथ देंगे, ठीक है ना। अब सी सी डैश कितनी है, सी डैश कितनी है, यह है सी सी डैश कॉस 45। देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये एंगल 90 है ना, सिमेट्री से ये 45 ये 45 है, तो सी सी डैश जो है ये एंगल सी डैश सी डैश कॉस 45। सी सी डैश कॉस 45 सी सी डैश डैश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो ए सी है वो जाएगा बी सी अपॉन कॉस 45। ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से आप देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी कॉस 45, या कह लें बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉस 45। बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉस 45। तो ये डायमेंशन ए सी है, ये एंगल 45 है, इसका प्रोजेक्शन, इसका कॉस में प्रोजेक्शन सी सी डी होगा, जो कि इक्वल टू सी बी है ना। इसलिए ए सी कॉस 45 इज इक्वल टू बी सी है। बी सी के लिए उल्टा कर देंगे, कॉस 45 ए सी के नीचे ले जाएंगे और हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। कॉस 45 ये अपॉन कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ये अपने आप में फाई है, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। फाई क्या है, स्ट्रेन है ना। फाई कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होती है, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई, है ना। नाउ शियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल कंपोनेंट ए सी ड्यू टू शियर स्ट्रेस 5/2 है, ये हमने यहाँ पे निकाला। फाई की जो वैल्यू है वो होती है शियर स्ट्रेस अपॉन जी, ये बाई डेफिनेशन है। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। स्ट्रेन की ये जो है परमानेंट डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने ये फार्मूला रख दिया। अब दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन साइड ऑल द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना। इस स्ट्रेस ने क्या किया, ए सी पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाया और बी डी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया, ठीक है। अभी शियर स्ट्रेस की टर्म में देखा था हमने, अब इसको टेंसाइल स्ट्रेस की टर्म में देख रहे हैं, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। इसी तरह से कम जो दूसरा डायगोनल छोटा आ रहा है वो कितना होगा, है ना, पोजीशन रेशियो टू दिस अमाउंट, है ना। यहां पर बिल्कुल माइनस साइन ले सकते हैं, माइनस साइन इसलिए लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी माइनस में ले लेंगे हम, ठीक है। साइन इज जस्ट अ कन्वेंशन, है ना। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेन इतना होगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा और सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास में ये वैल्यू आएगी g अपॉन 2 1 प्लस v। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर हुआ।